साथियों नमस्कार, मैं एस.एन. सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे और हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे क्रिया। इसके पहले कि मैं क्रिया शुरू करूं, एक बात जो मैं आपसे कहता हूं कि आप हमारा वीडियो देखते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर पसंद आता है, आपको लगता है कि ये वाकई में जो है यूज़फुल है आपके लिए, उपयोगी है आपके लिए, तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसे शेयर करें और इसे लाइक भी करें। और अगर कहीं आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई है या कोई चीज़ आपको कम समझ में आई है तो आप कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम जो है आपके प्रश्नों का सही जवाब दे सकें और आपकी समस्या दूर हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। क्रिया, क्रिया जिसे अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। हम दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें करते हैं। हम दौड़ते हैं, हम जो है भागते हैं, हम उठते हैं, हम सोते हैं, हम खाते हैं, हम गाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं दैनिक जीवन में। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जिस शब्द से हमें पता चले कि कोई काम हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिसे अंग्रेजी में आप एक्शन वर्ब कहते हैं, एक्शन वर्ड कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना, ये सब क्या है? क्रिया है। पढ़ना, खाना, पीना, जाना, ये सब क्रिया है। और एक बात और कि क्रिया क्या है? एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द यानी जिसमें विकार होता हो। विकार माने परिवर्तन होता हो। विकार माने परिवर्तन होता हो। तो आप कह सकते हैं कि अगर लिंग, वचन और कारक के आधार पर क्रिया में परिवर्तन हो रहा है तो क्रिया क्या है? एक विकारी शब्द है और इसके आधार पर परिवर्तन होता है। जिस तरह से आपने संज्ञा पढ़ा, संज्ञा एक विकारी शब्द है। आपने सर्वनाम पढ़ा, सर्वनाम भी एक विकारी शब्द है। आपने विशेषण पढ़ा, विशेषण भी एक विकारी शब्द है। और फिर आप क्रिया पढ़ रहे हैं, तो अगर आपने पहले तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर इसे आप लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जाकर के उन वीडियोस को पहले देख लें। बहरहाल हम बात करते हैं कि क्रिया क्या है? विकारी शब्द। हमने आपको क्या बताया? हमने बताया आपको कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए, यानी एक्शन वर्ड अगर आपको कहीं दिखे तो वो क्या है? क्रिया है। जिसमें पढ़ना, खाना, पीना, सोना, जगना, उठना, बैठना, बोलना, ये दौड़ना, भागना, ये सारे सब क्या है? क्रिया है। और क्या है? विकारी शब्द है। क्रिया क्या है? विकारी शब्द है। अब इसमें जो एक बात और समझ में आती है कि क्रिया का मूल धातु है। अब मूल धातु है, धातु आप अक्सर सुनते हैं कि क्रिया में जब भी सुनते हैं तो धातु, धातु क्या है? कि जिन मूल अक्षरों से क्रियाएं बनती हैं उन्हें धातु कहते हैं। जिन मूल अक्षरों से क्रियाएं जो है बनती हैं उसे हम क्या कहते हैं? धातु। जैसे पढ़ना बना पढ़ से बना। पढ़ना जो है ये जो क्रिया बनी ये किससे बनी? पढ़ धातु से बनी। खाना किससे बनी? खा से। पीना किससे बनी? पी से। जाना किससे बनी? जा से। ठीक है, इन सब में ना प्रत्यय है। क्या है? ना प्रत्यय है। इसी तरह से देखना किससे बना? देख, ना प्रत्यय है। पढ़ना, पढ़ धन ना प्रत्यय बता चुके हैं। खाना बता चुके हैं, खा धन ना प्रत्यय। चलना, चल धन ना। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम प्रत्यय को हटा दें तो क्या बनेगा? जो मूल अक्षर मिलेगा उसे ही धातु कहते हैं। एक दूसरी बात इसमें ये भी हो सकती है कि अगर मूल धातु में ना जोड़ दें तो सामान्य क्रिया बन जाती है। क्रिया का जो सामान्य रूप है वो मूल धातु में ना जोड़ने से बनता है। मूल धातु है देख, देख में ना जोड़ देंगे देखना, ये क्या है? सामान्य क्रिया है। चल मूल धातु है, ना जोड़ देंगे चलना, ये सामान्य जो है क्रिया है। इसी तरह से खा मूल धातु है, ना जोड़ देंगे तो ये क्या है? खाना, ये सामान्य क्रिया हो गई। इसी तरह से पढ़ में आप ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो पढ़ना क्या हो गया? सामान्य क्रिया हो गई। यानी एक बात समझ में आ गई आपको कि जिन मूल अक्षरों से क्रियाएं बनती हैं, जिन मूल अक्षरों से क्रियाएं बनती हैं उन्हें हम धातु कहते हैं। और अगर मूल अक्षर के साथ हम ना जोड़ दें तो हमें पता चल जाता है कि ये क्या है? सामान्य क्रिया हो गई। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आई। तो हमने अभी तक आपको केवल दो चीज़ बताई। पहली क्रिया की परिभाषा बताई कि किसी काम का करना या होना पाया जाए जिस शब्द से, उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, पढ़ना, सोना, जगना, उठना, बैठना। अब क्रिया क्या है? एक विकारी शब्द है। अगली चीज़ क्या बताई? धातु बताई कि क्रिया जिन मूल अक्षरों से क्रियाएं बनती हैं उन मूल अक्षरों को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं।
और हमने एक चीज़ और बताई कि धातु में जब आप ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो सामान्य क्रिया बन जाती है। अब धातु के दो भेद होते हैं, एक मूल धातु, एक यौगिक धातु। एक मूल धातु, एक यौगिक धातु। मूल धातु क्या है कि मूल धातु स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र होती है, यह किसी पे आश्रित नहीं होगी, तो उसे हम कहेंगे मूल धातु। जैसे खा, देख, पी, जैसे यहाँ पढ़, खा, चल, देख, ये सब क्या है, ये मूल धातु हैं। और जब मूल धातु के साथ प्रत्यय जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगी, यौगिक धातु। प्रत्यय के योग से बनती है जो है क्या, यौगिक धातु। जैसे खा, खिला, पढ़ से पढ़ा, इन सब में क्या है, प्रत्यय लगा हुआ है। इसमें आ प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें इला प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि धातु के कितने भेद, दो भेद, एक मूल धातु, एक यौगिक धातु। तो मूल धातु क्या है, जो स्वतंत्र होती है, जिस पे किसी का कोई प्रभाव नहीं होता, किसी पे वासित नहीं होती है, मूल धातु कहती है। और जब मूल धातु में प्रत्यय लग जाता है तो क्या हो जाता है, यौगिक धातु। इतना समझ में आ गए। अब यौगिक क्रिया 4 प्रकार से बनती है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, आराम से समझिए कि यौगिक क्रियाएं 4 प्रकार से बनती। पहला प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब क्या है कि जब कर्ता कोई कार्य स्वयं ना करे बल्कि उसी किसी को प्रेरित करे कार्य करने के लिए, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया, हमने लिख भी दिया परिभाषा कि जब कर्ता कोई कार्य स्वयं ना करके किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे गोविंद ने राम को जगवाया, राम ने खुद, गोविंद ने खुद जो है जगाया नहीं राम को, खुद करता तो क्या हो जाता है, इसकी सामान्य क्रिया, लेकिन जगवाया, किसी को प्रेरित किया। किसको प्रेरित किया, राम को जगवाया ना, गोविंद ने राम को जगवाया, किसी से उसने राम को जगवाया, खुद नहीं जगाया, किसी से जगवाया, यानी किसी को क्रिया करने के लिए प्रेरित किया। तो ये क्या हुआ, प्रेरणार्थक क्रिया। इसी तरह से उठाना से क्या, उठवाया, उसने डोली उठवाई, खुद नहीं उठाई, डोली उठवाई, किसी से उठवाई, किसी को प्रेरित किया। देना दिलवा, उसने दान दिलवाया, तो दान खुद नहीं दिया, दान क्या है, दिलवाया, प्रेरित किया। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब कर्ता कोई कार्य स्वयं ना करे बल्कि किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर, संयुक्त क्रियाएं। संयुक्त क्रिया क्या है, जब 2 या 2 से अधिक धातु, 2 या 2 से अधिक धातु आपस में मिले तो उसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया। जब क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती है तो उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया। जैसे घनश्याम रो चुका, तो क्या हो गया, एक तो हो गया धातु रो और एक चुका ना, तो रो चुका 2 मिलके बना, तो ये क्या हुआ, संयुक्त क्रिया। रोने लगा, आप देख रहे हैं ना, दो क्रियाएं संयुक्त हो रही हैं, तो ये क्या है, रोने लगा, तो ये क्या है, संयुक्त क्रिया। घर पहुंच गया, पहुंच और गया 2 चीज़ है ना, तो ये क्या हो गया, ये संयुक्त क्रिया। तो अभी तक 2 क्रियाएं हमने बताई आपको, यौगिक क्रियाएं 2 प्रकार की। जब कर्ता स्वयं कार्य न करे, किसी को प्रेरित करे कार्य करने के लिए, प्रेरणार्थक क्रिया, जगवाया, उठवाया, दिलवाया ना। और जब 2 क्रियाएं संयुक्त होकर के एक साथ प्रयोग हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से लेट जाना, लेटना एक है, जाना 2 है। गिर पड़ना, बेच लेना, बुला लेना, तो ये सब क्या हुआ, संयुक्त क्रिया हो गई। तो ये आपके समझ में आ गया, प्रेरणार्थक क्रिया और संयुक्त क्रिया। आगे देखते हैं अनुकरणात्मक क्रिया। जब कोई ध्वनि हो, चाहे वो वास्तविक हो या जो है कल्पित हो, मतलब रियल हो या इमेजिनरी हो, तो क्या हो, उससे हम क्रिया बने तो उसे हम क्या कहेंगे, अनुकरणात्मक। जैसे खटखट से खटखटाना ना, भन-भन से भन-भनाना, थर-थर से थर-थराना, कांपने की स्थिति, सन-सन से सनसनाना ना, थप-थप से थप-थपाना ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब वास्तविक या कल्पित ध्वनि से क्रियाएं हम जो है बना लेते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, अनुकरणात्मक क्रिया। क्योंकि खटखट एक बार नहीं, खटखटाना यानी कई बार खटखटाने की बात है। भन बनाना एक बार नहीं, भन से हुआ, कई बार भन बनाना हुआ, यानी क्रियाएं क्या हो रही हैं, अनुकरण कर रही हैं एक दूसरे का, मतलब एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, सेम वही क्रिया, सेम क्रिया रिपीट हो रही है, तो इसलिए क्या हो गया, अनुकरणात्मक क्रिया हो गई। भन बनाना, थपथपाना, एक बार थपथपाया नहीं, थपथपाना। ठीक है, सनसनाना, सनसनाना, चले जैसे हवाएं सनन सनन, याद होगा आपको। थरथराना है ना, एक आपने थरथरा रहा है, तो कहने का मतलब ये अनुकरणात्मक है। वही चीज़ क्या है, एक के बाद एक के बाद एक होती जा रही है, उनकी आवृत्ति होती जा रही है, तो वो अनुकरणात्मक क्रिया हो गई। अब एक लास्ट रह गया इसमें, नाम धातु क्रियाएं।
नाम धातु क्या क्रिया क्या है? जब संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से क्रिया बने। किससे बने? संज्ञा से बने, सर्वनाम से बने, विशेषण से बने, तो उसे हम क्या कहेंगे? नाम धातु क्रिया कहेंगे। जैसे हाथ, हाथ संज्ञा है, हथियाना बना। बात संज्ञा है, बतियाना बना। झूठ से क्या बना? जुटलाना बना। ठंडा, ठंडा विशेषण है तो ठंडाना बना। अपना सर्वनाम है तो अपनाना बना। साठ से सठियाना बना। गरम है तो गरमाना बना। कहने का मतलब है ये क्या है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण है, और इनसे क्या बन रही है? क्रिया बन रही है, तो नाम धातु क्रिया हो गई। तो अभी तक इतना आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिया क्या है। जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, विकारी शब्द है। धातु, जिन मूल अक्षरों से क्रिया का निर्माण हो उसे हम धातु कहते हैं ना। और सामान्य क्रिया कैसे बनती है? धातु में, मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से बनती है। अब मूल और सामान्य क्रिया में अगर ना प्रत्यय को हटा ले तो जो बचा वो क्या है? मूल धातु हो गया। हमने कहा दो भेद होते हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु स्वतंत्र होती, किसी पे आश्रित नहीं होती है। यौगिक धातु क्या है? मूल धातु में प्रत्यय जोड़ते हैं तो यौगिक धातु बन जाती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। पहला प्रकार प्रेरणात्मक क्रिया, जब कोई कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, प्रेरणार्थक क्रिया। उठवाना, जगवाना, दिलवाना ना, ठीक है। संयुक्त क्रिया है, जब 2 या 2 से अधिक धातुएं मिल करके एक साथ काम करें तो वहाँ पे क्या है? संयुक्त क्रिया हो गई। घनश्याम रो चुका, किशोर रोने लगा, वह घर पहुँच गया। लेट जाना, गिर पड़ना, बेच लेना, बुला लेना। अनुकरणात्मक क्रिया, हमने कहा जब वास्तविक या कल्पित ध्वनि से हम क्रियाएं बना लेती हैं। कोई चीज़ एक रिपीट हो, एक के बाद एक, मतलब ऐसा ना हो कि वही चीज़ रिपीटेशन हो रहा हो, तो वो क्या है? अनुकरणात्मक हो गया। खटखटाना, थरथराना, सनसनाना, बन बनाना, थपथपाना। आगे नाम धातु क्रिया, हमने कहा जब संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से क्रियाएं बने तो वहाँ पे नाम धातु होगा, नाम धातु क्रियाएं होगी। तो ये इसका भेद हो गया, किसका? यौगिक धातु। इसके अलावा क्रिया के कुछ अलग और अन्य भेद हैं, तो वो भी आइए देख लेते हैं। बहुत आसान है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या है? आपको सुनना है ध्यान से। सहायक, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ये कई किताबों का मिश्रण है और कंप्लीट पैकेज है आपके लिए। फिर कोई दिक्कत कभी क्रिया से संबंधित होने वाली नहीं है। बस समझ लीजिए इसको देख करके। अगर कहीं कोई दिक्कत हो एक बार और देख लीजिएगा, नहीं तो फिर आप हमको कमेंट से सूचित करिए कहीं आपको समस्या हो रही है तो। आगे देखते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रियाएं मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होती है। जैसे बोलते हैं ना, सहायक, नाम ही सहायक है, नाम ही सहायक है। तो सहायक क्रिया क्या करेगी? सहायता करेगी। क्या कर देगी? मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में, उसको पूर्ण करने में सहायता करेगी, तो सहायक क्रिया हो गई। ये एक भी हो सकती है सहायक क्रिया, एक से अधिक भी हो सकती है। तो सहायक क्रिया क्या है? जो सहायता करे, किसकी? मुख्य क्रिया की सहायता करने में, किसमें? उसका अर्थ स्पष्ट करने में, उसको पूर्ण करने में। जैसे वह खाता है, तो खाता हो गया मुख्य क्रिया, और है क्या हो गया? सहायक क्रिया। मैंने पढ़ा था, पढ़ा मुख्य क्रिया था, सहायक क्रिया। तुम जगे हुए थे ना, ये क्या हुआ? मुख्य क्रिया। यहाँ पे 2 सहायक क्रिया हुए थे, वे सुन रहे थे, सुन, ये क्या है? मुख्य क्रिया। रहे थे, 2 सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया स्पष्ट हो गई आपको कि जो सहायता करे, किसमें? अर्थ, मुख्य क्रिया के अर्थ को पूरा करने में, उसको स्पष्ट करने में और उसको पूरा करने में। आगे देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया है जैसे एक क्रिया समाप्त हो दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाए। जैसे एक क्रिया समाप्त हो और दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाए तो वो पहली वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया हुई। जैसे उसने नहाकर भोजन किया, उसने उठकर फ़ोन पे बात की, तो उठकर बात की तो बाद में हुआ ना, पहले क्या हुआ? उठा, तो उठकर क्या हुआ? पूर्वकालिक हुआ। उसने नहाकर भोजन किया तो पहले नहाया ना, तो फिर भोजन किया, तो 2 है। तो नहा जो पहले होती है क्रिया उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो वही जब करता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पहली वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा क्या है? जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार करे, जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार करे तो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो टहलना क्या है? क्रिया है, लेकिन कैसे यूज हो रहा है? संज्ञा की तरह यूज हो रहा है कि टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो टहलना क्या हो गया? यहाँ पे संज्ञा की तरह काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया? क्रियार्थक संज्ञा हो गया। देश के लिए मरना कहीं अच्छा है, मरना क्या है? क्रिया है, लेकिन मरना किसके लिए तरह काम कर रहा है? संज्ञा की तरह काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया? क्रियार्थक संज्ञा।
दिया। ठीक है, आगे इसके पहले कि हम सकर्मक अकर्मक पे जाएं, एक बार फिर देख लेते हैं कि हमने सहायक क्रिया क्या होती है। सहायक क्रिया वो होती है जो मुख्य क्रिया की सहायता करे, उसका अर्थ पूरा करने में, उसको अर्थ को स्पष्ट करने में सहायक क्रिया एक हो सकती है, एक से अधिक भी हो सकती है। मैंने पढ़ा था, तुम जगे हुए थे वह खाता है। पूर्वकालिक क्रिया, जब एक क्रिया समाप्त होकर के दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाए तुरंत, तो पहली वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। जिसने नहाकर भोजन किया, उसने उठकर बात की। क्रियार्थक संज्ञा, जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार करें तो उसे हम क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, देश के लिए मरना कहीं अच्छा है। अब ये जो इंपॉर्टेंट बचा है सकर्मक अकर्मक क्रिया, ये बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। तो ये पूरे चैप्टर की जान है कि आप सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया आप जानते हैं। तो अगर आप ये सब नहीं भी जानते हैं तब भी बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन किससे आते हैं, सकर्मक और अकर्मक से आते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिसके साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो, दोनों चीज़ है। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसके साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो, ऑब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट की पॉसिबिलिटी हो। कई किताबों में मिलता है कि कर्म हो, संभावना की कोई बात नहीं है, इसीलिए वहाँ पे आपसे गलती हो जाती है, क्योंकि किताबें लिखती हैं गलत और आपको पता होता है गलत, जिससे समस्या हो जाती है और आपका एग्जाम में नंबर गलत हो जाता है। तो देखिए सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिसके साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो। कर्म की संभावना होगी, कर्म नहीं है, तब भी वो सकर्मक क्रिया है। ठीक है, देखिए कैसे, और ध्यान दीजिएगा, इसमें जो क्रिया का फल है वो कर्ता पे नहीं पड़ता है, कर्ता पे नहीं पड़ता है बल्कि कर्म पर पड़ता है। क्रिया का जो फल है वो कर्ता पे नहीं पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है, कर्म पड़ता है। जैसे श्याम आम खाता है, तो श्याम आम खाता है, तो श्याम पे जो चीज़ घट रही है या बढ़ रही है या जिस पे प्रभाव पड़ रहा है, किस पे, आम पर। किस पे पड़ रहा है, आम पे पड़ रही है, आम पर प्रभाव पड़ रहा है। कहने का मतलब क्या है कि आम खाता है तो आम घटेगा ना, तो यहाँ पे प्रभाव किस पे पड़ रहा है, आम पे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब क्रिया का प्रभाव किस पे पड़े, कर्म पे पड़े, कर्ता पर ना पड़े, तो वहाँ पे क्या है, सकर्मक क्रिया। वह फुटबॉल खेल रहा है तो खेलने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, फुटबॉल पे। फुटबॉल फटेगी, फुटबॉल में हवा कम होगी तो प्रभाव किस पे पड़ेगा, फुटबॉल पे। नौकर पानी भरता है, पानी भरेगा या पानी घटेगा, तो प्रभाव किस पे पड़ेगा, पानी पर। लड़का रस्सी ऐंठता है तो रस्सी ऐंठा जाएगा कौन, रस्सी, प्रभाव किस पे पड़ेगा, रस्सी पे पड़ेगा। यानी क्रिया का जो प्रभाव है वो कर्ता पे ना पड़कर कर्म पे पड़ता है, तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया है। ठीक है, एक चीज़ और है कि हम इससे पूछ लें क्या कैसे। अगर हम ये पूछ लें तो हम जो है क्या किसे पूछ लें तो वो हमें पता चलता है। राम श्याम खाता है, क्या खाता है, तो आम खाता है। वह फुटबॉल खेल रहा है, क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। नौकर पानी भरता है, क्या भर रहा है, पानी भर रहा है। लड़का रस्सी ऐंठता है, क्या ऐंठता है, रस्सी ऐंठता है। तो हमें कर्म मिल जा रहा है, क्या और कैसे और किसे अगर हम करें तो हमें कर्म मिल जाता है। तो वह गाता है, अब आप कहेंगे यहाँ तो कर्म नहीं है, तो ये क्या है, कर्मक है। अकर्मक नहीं जी, सकर्मक है। क्या गाता है, गीत गाता है, गाना गाता है। तो ये क्या है, यहाँ कर्म छुपा हुआ है, कर्म छुपा हुआ है, कर्म है लेकिन छुपा हुआ है। तो ये क्या हो गया, सकर्मक हो गया है। वह पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है भाई। तो पुस्तक पढ़ता है तो यहाँ तो पुस्तक छुपी हुई है, तो हम अकर्मक नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, सकर्मक। राम खाता है, क्या खाता है, खाना खाता है, आम खाता है ना, तो ये छुपा हुआ है, इसलिए क्या हुआ, ये सकर्मक। मोहन मारता है, किसे मारता है ना, किसी को तो मार रहा होगा, तो यहाँ पे ये छुपा हुआ है, इसलिए सकर्मक। इसलिए बोला कि सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसके साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो। दोनों बातें हैं, कर्म हो या कर्म की संभावना हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है, कर्ता पे पड़ता है, कर्म पर नहीं पड़ता है। श्याम सोता है तो सो रहा है, तो प्रभाव किस पे पड़ेगा, श्याम पे। राम रोता है तो रो रहा है, प्रभाव किस पे पड़ेगा, किसी पड़ोसी पे नहीं भाई, राम पे पड़ेगा। बच्चे हंस रहे हैं तो हंसने का प्रभाव बच्चों पे पड़ेगा। शिवम तेज भागता है, तेज भागे धीमे भागे कैसे भागे, लेकिन भागने का प्रभाव किस पे पड़ेगा, शिवम पे पड़ रहा है। सवेरे जल्दी उठा करो तो जल्दी उठा करो तो आप पे प्रभाव पड़ेगा ना, किसी तीसरे पे तो पड़ेगा नहीं। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े तो वो क्या है, अकर्मक। और जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पे ना पड़ करके कर्म पे पड़े तो वहाँ सकर्मक। ये याद रहेगा आपको, यही है आपकी। ये समझ में आ गया कि क्रिया की संभावना, कर्म की संभावना हो या कर्म पर प्रभाव पड़े तो कहने का मतलब सकर्मक, और जब कर्म है ही नहीं तो क्या हो गया, अकर्मक। ठीक है, ये आ गया। अब इसी तरह से द्विकर्मक, कभी कभी दो कर्म हो जाते हैं। जैसे मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ तो यहाँ पे दो कर्म है, एक तो लड़का हो गया, एक वेद ना।
वेद पे भी प्रभाव पड़ रहा है, लड़के पे भी प्रभाव पड़ रहा है। भाई वेद कम हो रहा है, पेज कम हो रहे, पढ़ा रहे तो घट रहा है ना। मास्टर जी ने मोहन को पुस्तक पढ़ाई तो पुस्तक पे भी प्रभाव पड़ा, टूटी फूटी या कहते हैं गंदी हुई, पुरानी हुई। अब मोहन पे भी कि मोहन को ज्ञान मिला, तो ये क्या हो गया, ये द्विकर्मक। जब दो कर्म हो तो द्विकर्मक। तो आपके ये समझ में आ गया होगा कि सकर्मक क्या है। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसके साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो। और अगर हम प्रश्न कर लें क्या और किसे, तो हमें कर्म मिल जाएगा। तो ये क्या है कि वह गाता है, वह पढ़ता है, राम खाता है, मोहन मारता है, ये भी क्या है, सकर्मक है। ध्यान दीजिएगा, सकर्मक है। मैं बार बार कह रहा हूँ सकर्मक है, ठीक है। और कर्मक, अकर्मक में क्रिया का प्रभाव सीधे किस पे पड़ेगा, कर्ता पर पड़ेगा। कर्ता पर पड़ेगा यानी जो सब्जेक्ट होगा उसी पे पड़ेगा। द्विकर्मक हमने बताया कि जब दो कर्म हो किसी वाक्य में तो वह द्विकर्मक होता है, जैसे हमने आपको एग्जाम्पल बता दिया। तो मुझे लगता है आपको ये क्रिया एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर समझ में आ गई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और जैसा भी हो मुझे सूचित करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।